के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक लब्बाइक और हुकूमत का मकसद एक सिर्फ तरीक़ेकार का फ़र्क है। कौम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो चाहते हैं किसी मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो। फ्रांस के सफ़ीर को निकाल कर मकसद हासिल नहीं किया जा सकता, वापस भेजा तो कोई और यूरोपीय मुल्क ऐसा ही करेगा। अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। वो जो TLP का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए। क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा। आजादी के राय पे नाम पे 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। ये फैसला किया हुआ था कि हम असेंबली में रखेंगे इस इशू को, तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ही हमारी बातचीत टूटी। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी। उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं, उनमें अमवात हुई। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक। 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को खत लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब आप मिलके
इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूं, तब उसका असर होगा। जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिलके ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिलके उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे।